हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग का अगला टॉपिक। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आपके सामने जो है मैं बहुत सारे सवाल पहले रखूंगा और उन सवालों के जरिए ही आपके सामने इस पूरे के पूरे टॉपिक को लेकर के आऊंगा। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं और आपसे पूछूंगा, जरा ये बताइए कि इसका पर्पस क्या होगा। क्योंकि पर्पस अगर आपने पहचान लिया तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। राइट, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो पहला एग्जांपल लेके आ रहा हूं। अभी मैंने आपको टॉपिक का नाम नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं। राइट, अब बस एक एक चीज का दिमाग में लेते आइए चीजों को। मान लीजिए मिल्क परचेज किया गया। मिल्क परचेज किया गया। देखो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भैया दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है फर्म सेक्टर और दूसरा होता है हाउस होल्ड सेक्टर। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? लास्ट सेशन में हमने फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। फर्म क्या बताती हैं, क्या करती हैं भैया? वो कुछ ना कुछ बिजनेस करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हाउस होल्ड उन गुड्स को सीधा कंज्यूम करता है। ये बात हमने सीखी थी। अब कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके तो हजारों हो सकते हैं। हम कुछ 5-6 एग्जाम्पल लेकर के अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे। राइट, तो भैया अब सबसे पहला सवाल, मिल्क परचेज किया गया, किस तरह की गुड हुई? ये तो गुड है, पहली बात। गुड है कि नहीं? ये सर्विसेज तो नहीं है, नो। अब मिल्क आप कहेंगे जी परचेज तो कर लिया, लेकिन ये तो बताओ सर जी कि फर्म ने किया या हाउस होल्ड ने किया। बिल्कुल ठीक बात है भैया। अगर आप ये सवाल करते हैं तो आपका बिल्कुल जायज सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। तो आप कहेंगे जी सबसे पहले तो ये बताओ कि ये हाउस होल्ड ने परचेज किया है या फिर ये एक फर्म ने परचेज किया है। हम उसके हिसाब से जवाब देंगे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि भैया हाउस होल्ड ने क्या करना होगा? हम सोचेंगे क्या इसे बेचने के लिए लिया होगा? अरे नहीं भाई नहीं, हाउस होल्ड ने तो इसको सीधा अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए लिया होगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? कंज्यूम करने के लिए उन्होंने इस मिल्क को खरीदा होगा, ये बात तय है, पक्की है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इसको फाइनल कंजम्पशन के लिए ले लिया। दैट्स इट। फर्म ने अगर लिया होता तो फर्म किस किस तरह की हो सकती है? फर्म तो कोई बिजनेस ही होगा। कोई बिजनेस इसे क्यों परचेज करेगा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं आपके सामने और उस एग्जाम्पल में लिखता हूं कि ये जो फर्म है यानी बिजनेस है, बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है। मैं उन बिजनेस के एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूं यहां पर। मान लीजिए कि वो एक मिल्क बूथ है। दोस्तों, अगर वो मिल्क बूथ है तो उसका मकसद क्या होगा? इधर से मिल्क परचेज किया, आगे मिल्क सेल किया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी यहां पर मिल्क बूथ का पर्पस कंजम्पशन करना तो पक्की बात है नहीं है। उसका मकसद होगा कि हम इसे रीसेल कर दें। बोलिए हाँ या ना? और रीसेल करके पैसा कमाया जाए, यही उसका मेन मोटिव होगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए कि मैं एक रेस्टोरेंट की बात करता हूं। रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा? रेस्टोरेंट क्या करेगा? रेस्टोरेंट इसी की स्वीट्स बनाएगा और आगे बेच सकता है। बोलिए हाँ या ना? किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्वीट डिश मिलती है कि नहीं मिलती? या एक स्वीट शॉप की बात कर लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो मिल्क परचेज करेंगे लेकिन मिल्क का आगे कुछ बनाएंगे। इज दैट सो और नॉट? वो उसे इसको यूज करेंगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। भैया दूध से उन्होंने रस मलाई बना ली। वाह जी वाह सर जी, मुंह में पानी आ गया आपके। तो भाई सीधी सीधी बात यहां पर क्या हुई कि ये रीसेल के लिए लिया गया या फिर लिया गया ये रेस्टोरेंट में या किसी टी स्टॉल के लिए। जरा सोचिए, चाय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया तो भैया अब भी जरा वही पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि नहीं? जरा टी स्टॉल वाला दिमाग में लेकर के आइए। टी स्टॉल वाले ने भी इस दूध को परचेज किया और मकसद क्या है जी इसका? टी बनाना। उसने भी इसे किस काम के लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया। वो इसे किसी और चीज में कन्वर्ट करके बेचेगा। जैसे कि रेस्टोरेंट वाले ने दूध को रस मलाई में या किसी और स्वीट डिश में कन्वर्ट किया और बेचा। और टी स्टॉल वाले ने भी इसको बेसिकली फर्दर प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया।
फर्दर प्रोडक्शन के लिए जब इस्तेमाल किया तो उसका मकसद यही था कि भाई जो वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बेचेंगे। एक तरह से उसने दूध को इनपुट के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो आउटपुट में उसे कन्वर्ट कर पाए। बिल्कुल यही काम टी स्टॉल और रेस्टोरेंट ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? मकसद क्या है? पैसा कमाना। हाउस होल्ड का मकसद यहां पैसा कमाना नहीं होता। तो चलिए, मैंने एक चीज की आपको यहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी। और इसका नेचर कैसा था भैया? ये एक सिंगल यूज आइटम है, सिंगल टाइम आप इसे यूज करेंगे, कंज्यूम हो जाएगी, बात खत्म। पेरिशेबल कमोडिटी भी है, करेक्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और एग्जाम्पल लेके आते हैं। मान लीजिए कि हमने यहां फर्नीचर परचेज किया। तो मेरे भाई, अगर फर्नीचर परचेज किया है, मैं पूछता हूं कि अब बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए? आप कहेंगे कहानी फिर भी वही है सर जी। आप सबसे पहले ये बताइए कि किसके लिए हमने इसे परचेज किया। अगर तो जी हाउस होल्ड सेक्टर ने इसे परचेज किया तो हाउस होल्ड सेक्टर का मकसद यहां पर क्या होगा? फाइनल कंजम्पशन करना ही उसका मकसद होगा। बिल्कुल ठीक बात है। उसने आगे कोई बेचने के लिए तो लिया नहीं, पक्की बात है जी है। लेकिन अगर यही चीज किसी फर्म ने परचेज कर ली होती तो क्या होता? अब फर्म जो है वो अगर इसे परचेज करती है दोस्तों, तो वो क्या क्या हो सकती है? फर्म किस किस चीज में वो डील कर सकती है? आइए जरा अंदाजा लगाएं। मैं कहता हूं कि ये फर्म एक फर्नीचर डीलर भी हो सकता है। से यस और नो? बिल्कुल ठीक बात है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्नीचर डीलर है, ये इस फर्नीचर को क्या करेगा? इधर से खरीदा और उधर बेचा। यानी इसका मकसद यहां पर रीसेल का हो गया। जैसे कि मिल्क बूथ वाले का पर्पस क्या हो गया था? ऐसा ही कुछ पर्पस था कि नहीं था? बिल्कुल ठीक बात है जी। अब चलता हूं आगे। मान लीजिए इसी फर्नीचर को उस रेस्टोरेंट ने परचेज कर लिया जो ऊपर मिठाइयां बना रहा था। जरा सोचिए, क्यों परचेज कर लिया भाई? परचेज इसलिए किया कि वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे खाने पीने, तो भैया टेबल चेयर तो चाहिए ही चाहिए। तो उसने इसका मकसद जरा ध्यान से देखिए, क्या बिल्कुल मिल्क की तरह इसने किसी और चीज में प्रोड्यूस करने के लिए किया? नहीं भैया नहीं। ये उस फर्नीचर को किसी और चीज में कन्वर्ट करने वाला भी नहीं है, ना ही ये उस फर्नीचर को आगे बेचने वाला है। इसका मतलब ये तो लंबे समय के लिए उसको यूज करेगा। उसने एक तरह से पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो यहां पर उस रेस्टोरेंट ने जो इसका इस्तेमाल किया वो एक तरह से फाइनल इन्वेस्टमेंट की तरह किया। क्या किया उसने? एक फाइनल इन्वेस्टमेंट की तरह कि भैया हमने एक बार फर्नीचर खरीद लिया, अब तो ये कई साल चलेगा, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, यहीं पर बैठेंगे, खाना खाएंगे और भैया हमारी अर्निंग में ये हमें हेल्प करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि मकसद बदल गया उस चीज का। उसी फर्म ने इसे एक तरह से इन्वेस्ट करने के लिए लिया। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर इसी फर्नीचर को किसी ऑफिस वाले व्यक्ति ने खरीदा ताकि उसका स्टाफ वहां बैठ सके। उनका मकसद कुछ भी हो सकता है कि वहां पर कोई सामान कोई और बना के बेचा जाता हो, वहां पर भी फर्नीचर की आवश्यकता है। मान लीजिए इस ऑफिस के अंदर कोई ब्रोकरेज की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वहां पर भी ऑफिस में फर्नीचर चाहिए। तो किसी भी हाल में ये फर्नीचर को बेचने वाले तो है नहीं, या बेचने की जगह किसी और चीज में कन्वर्ट करने वाले तो है नहीं। ये करेंगे क्या? उस चीज का इस्तेमाल करेंगे लंबे समय के लिए। इसका मतलब इसे भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ही आगे परचेज किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहां पर आपको इन दो एग्जांपल्स के पर्पसेस बताए। क्या ये बात समझ में आई? चलिए मैं आगे कुछ और भी एग्जांपल एक लेता हूं और इस एग्जांपल में एक काम करते हैं। इस एग्जांपल में मैं कुछ और एडिशन जो करने वाला हूं वो एडिशन करता हूं एक कंप्यूटर का। फिर आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मेरे भाई क्या है पर्पस इस कंप्यूटर का?
क्यों परचेज किया? आप फिर से वही सवाल पूछोगे जी। हम तो यही बोलेंगे सर जी कि अगर आपने हाउस होल्ड के लिए परचेज किया, किसी हाउस होल्ड सेक्टर में इसे परचेज किया गया, तो वो इसे बेचने वाला तो है नहीं। पक्की बात है, उनका मकसद तो फाइनल कंजम्पशन ही होता है। लेकिन ये कहानी तब बदल जाती है जब फर्म इसे इस्तेमाल करती है। मेरे एग्जाम्पल सुनते जाओगे तो एंड में सारा टॉपिक आपको सुपर क्लियर होने वाला है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है? बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसे समझ लीजिए कि ये अभी आपको सुपर क्लियर हो जाएगा। फर्म ने अगर इसे परचेज किया तो जरा बताइए हमें सबसे पहले कि भैया ये फर्म कौन सी है। मैंने कहा ये तो भैया ऑफिस है, कोई ऑफिस में उनका जो स्टाफ है इसे इस्तेमाल करता है और इसी के जरिए वो अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक ब्रोकरेज फर्म है, शेयर ब्रोकरेज फर्म है, शेयर खरीदने बेचने का ये काम करवाती है। ये एक मान लीजिए एक मिडिल एजेंट है जो आपके बिहाफ पर शेयर खरीद करके आगे बेचता है। तो ऐसी सिचुएशन में इनके ऑफिसेज में जो ये कंप्यूटर्स परचेज करके रखे गए, इन्होंने इसे खरीदना बेचना तो नहीं है, इनका तो काम भैया सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। लेकिन अपने काम को करने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे, ये कहलाएगी उनके लिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों मैं अगर बात करूं कि एक ऐसी फर्म जो कि कंप्यूटर्स में डील करती है, भैया कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करती है, सॉफ्टवेयर में डील करती है, वो कंप्यूटर्स बना बना के असेंबल करके बेचती है। क्या करती है? कंप्यूटर्स की असेंबलिंग करके बेचती है, कंप्यूटर्स बेचती है। मकसद उसका क्या है? कंप्यूटर्स बेचना। असेंबलिंग करके सेल करती है, बेचती तो कंप्यूटर ही है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा शोरूम है कंप्यूटर्स का, उसका काम भी क्या है? खरीदना बेचना। मकसद वही है भैया, इधर से खरीदा उधर से बेचा, मकसद हो गया रीसेल। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं आपको बताता जा रहा हूं दोस्तों, इसके हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल। हर केस में हम इसी तरह से उसको डिवाइड करेंगे। इन तरह से हम इस तरीके से जो गुड्स को डिवाइड कर रहे हैं ना दोस्तों, हम बेसिकली दो तरह की गुड्स में डिवाइड करने वाले हैं। वो दो डिवीजन जो हैं वो आएंगे, वो नाम जो आएंगे वो इन्हीं पर्पसेस से निकल के आएंगे, इन्हीं पर्पसेस से उसके नाम भी निकल के आएंगे। अगर मैंने कोई भी चीज, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से बिल्कुल भैया, किसी भी गुड को मैंने लिया, ठीक है, और उसका जो पर्पस है, ध्यान से सुन लो ये बात, अगर उस गुड्स को लेने का जो पर्पस है वो यहां पर पर्पस हमारा है उसको आगे फर्दर बेच देना, रीसेल कर देना, रीसेल करके पैसा कमाना, या फिर मान लीजिए उसी को किसी और चीज में इस्तेमाल करके नई चीज प्रोड्यूस कर देना, यानी उसका यूज इन फर्दर प्रोडक्शन, जो कि 1 साल के अंदर अंदर ही हो जाए। क्या कहा मैंने? यूज इन फर्दर प्रोडक्शन विद इन अ ईयर। ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, लिख लो अपने पास। या तो रीसेल कर दिया विद इन अ ईयर, 1 ही साल में, ये सब काम विद इन अ ईयर के लिए है। 1 ही साल में उसको लिया, उसका पर्पस क्या है, और बेच दिया। उसी साल के अंदर उसे किसी और चीज में कन्वर्ट किया, फर्दर प्रोडक्शन की, और बेच दिया। तो भैया फर्दर प्रोडक्शन करवा लो उसी साल में, या उसी को रीसेल करवा लो। एक तो पर्पस आपका ये हमने देखा। दूसरा पर्पस यहां पर आता है दोस्तों कि हमने उसे या तो कंज्यूम कर लिया, फाइनल कंजम्पशन के लिए ले लिया, कि हमने अब इसको कंज्यूम करना है अपने लिए, हमने आगे कोई बेचने के लिए नहीं लेना, अपना ही इसका यूसेज करना है। और दूसरा केस हो गया कि हमने इसे अपने पास ही यूज करना है, लेकिन इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब भैया फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? कंजम्पशन का मतलब है कि मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा, पॉइंट नंबर 1, जैसे कि हाउस होल्ड करता है, करेक्ट। और बिजनेस के लिए क्या है कि हम इसे यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में ताकि इससे पैसा कमाया जा सके या पैसा कमाने में हेल्प मिले, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये बात तय रही कि भैया जो कंजम्पशन होगी वो करेगा हाउस होल्ड,
और जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगी फर्म। क्या ये बात पक्की हो गई या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। रीसेल का काम किसका और फर्दर प्रोडक्शन का काम किसका? भैया ये दोनों काम भी रह गए फर्म के। क्या यहां तक क्लैरिटी हो गई? तो गुड्स को उसके यूसेज का पर्पस है हमारे पास या तो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट, ये तीनों काम फर्म के होते हैं। और अगर कंजम्पशन के लिए लिया है तो ये काम होता है हाउस होल्ड का। इस बात को समझिए, क्योंकि मैंने इस चीज को आज परचेज किया, आगे मैं इसे बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने पास नहीं रख रहा। पॉइंट नंबर 1, रीसेल के लिए लिया, अपने पास नहीं रखा भैया, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं होंगी, ये कहलाएंगी मेरे दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स। मेरे बिजनेस में इंटरमीडिएट गुड्स की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि फाइनली मैं इसे अपने पास तो रखने वाला हूं नहीं, मेरा मकसद है इसे बेच देना। तो चाहे एज इट इज बेच दूं, कंप्यूटर खरीदा बेच दिया, फर्नीचर खरीदा बेच दिया, मिल्क खरीदा बेच दिया, कोई भी चीज खरीदी बेच दी, अपने पास तो रखी नहीं। मकसद है पैसा कमाना, फर्म है और अपने पास नहीं रख रहा, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स है। मान लीजिए कि ये मैंने इसको फर्दर प्रोडक्शन करना है, फर्दर प्रोडक्शन करने, मिल्क लिया उसकी चाय बनाई और आगे बेच दी, अपने पास तो नहीं रखा। मिल्क लिया उसकी रसमलाई बनाई और बेच दी भैया, अपने पास तो नहीं रखा, खुद कंज्यूम भी नहीं किया मैंने उसे किसी और चीज में कन्वर्ट करके फर्दर प्रोडक्शन करके बेच दिया, मुझे अपने पास रखना नहीं है भैया। वो उसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखा, उसे आगे खरीदने बेचने के लिए रखा है। दैट इज वाई इन गुड्स को कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? और उसके बाद मेरे पास आती है दोस्तों फाइनल कंजम्पशन के लिए, जहां फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट की कहानी आ गई दोस्तों। इन गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड्स। मैं इससे कोई और आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन किसी और चीज की प्रोडक्शन करने में या सर्विसेज को देने में इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं फर्म हूं, इसीलिए मैं इसे इन्वेस्टमेंट कह देता हूं। और अगर मैंने अपने यूज के लिए रखा है, कमाई कुछ नहीं कर रहा, तो मैं जरूर हाउस होल्ड ही होऊंगा। मकसद लेकिन यही है कि मैं इसे कन्वर्जन नहीं करना चाह रहा किसी और चीज में, कहीं बेचना नहीं चाह रहा, तभी इसे फाइनल गुड्स कहा जा रहा है। चाहे ये फर्म के पास है, चाहे हाउस होल्ड के पास है। लेकिन अगर मैंने इसे आगे बेचने के लिए या फर्दर कंज्यूम करने के लिए किसी और चीज में कन्वर्ट करने के लिए रखा, तो कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? आइए जरा इसे दोबारा लिख दें, इंटरमीडिएट गुड्स। So my dear friends, this is going to be very very important thing. That is why it is very very necessary कि हम इसकी थोड़ी सी फटाफट से रिकॉलिंग कर लें। मैंने कहा ये गुड्स हैं, गुड्स हैं तो भैया देखो इनका पर्पस क्या है। पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस अगर आपको पता लग गया तो अब आप आइए भैया चेक करिए कि ये रीसेल का पर्पस है या यूसेज कर रहे हैं आप फर्दर प्रोडक्शन में। अगर ऐसा है तो पक्की बात है कि जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी, करेक्ट। लेकिन अगर यही चीज होती जिसका मैंने फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि हाउस होल्ड करते हैं, या मैंने फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो मेरे दोस्तों यही कहलाएगी हमारी फाइनल गुड। क्या कहलाएगी? फाइनल गुड्स। सो दोस्तों यही हमारा आज का। तो चलिए अब जो हमने पढ़ा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, उन सबका डिस्कशन कर लेते हैं और इसी डिस्कशन के बीच हम उन दोनों में डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। तो जो आपके मीनिंग है, आपने अगर लिखना है फाइनल गुड्स के बारे में, तो फाइनल गुड्स वाला जो कॉलम होगा वो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन एग्जांपल को बताएगा और इंटरमीडिएट वाला जो कॉलम है वो उसके बारे में बताएगा। सो इस डिस्टिंग्विश से, इस डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से हम दो काम करने वाले हैं, करेक्ट। सो अभी तक जो पढ़ा, आइए उसके बारे में जरा रीडिंग करें। मीनिंग, अभी हमने पढ़ा कि फाइनल गुड्स क्या होती है भैया? वो गुड्स जिनका मेन मकसद, जिसको परचेज करने का मेन पर्पस क्या है, अगर हाउस होल्ड परचेज करेगा तो पक्की बात है भैया फॉर फाइनल कंजम्पशन, और अगर उसे फर्म्स ने परचेज कर लिया तो ये पक्की बात है कि वो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, करेक्ट। लेकिन जब इंटरमीडिएट गुड्स की बात आती है तो केवल और केवल फाइनल
जो हमारी ये फर्म्स हैं केवल वही इसका इस्तेमाल करेंगी। इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं भैया जिसको हमने परचेज किया या तो रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके एग्जांपल्स, वो एग्जांपल से ही सारा का सारा काम हो जाएगा। जैसे परचेज ऑफ मिल्क, फाइनल कंजम्पशन राइस ब्रेड, ये किसने किया? मान लीजिए हाउस होल्ड के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा यह परचेज किया गया। माइक्रोवेव अवन परचेज कर लिया मान लीजिए। अब ये माइक्रोवेव अवन अगर परचेज कर लिया हमने और हमने परचेज किया है अपनी पिज्जा शॉप के लिए, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई। करेक्ट। इसी इन्वेस्टमेंट से हम और कमाने वाले हैं। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? ऐसे मैंने और भी एग्जांपल्स आपको दिए, तो उन्हीं एग्जांपल्स में इन सारे एग्जांपल्स को ऐड कर लीजिए। अगर वही मिल्क रेस्टोरेंट ने परचेज किया, स्वीट डिश बनाई होती, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती। करेक्ट। और मान लीजिए एक मिल है जो कपड़ा बनाती है, उसने कपड़ा बनाने के लिए कॉटन के मान लीजिए बड्स परचेज किए, फिर उससे वो धागा बनाएंगी, या मान लीजिए उस धागे के बाद कपड़ा बनाया, या धागा बनाने वाली कोई कंपनी है उसने सीधा कॉटन बड्स परचेज किए। सो कुछ प्रोडक्शन करने के लिए जब इसको एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह, एक इनपुट की तरह इस्तेमाल किया, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगर यही माइक्रोवेव परचेज किया है मैंने आगे बेचने के लिए, बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, इलेक्ट्रिक गुड्स का ट्रेडर हूं, डीलर हूं, उसकी एजेंसी है मेरे पास, तो भैया मैं तो रीसेल के लिए लिया। इस पर्टिकुलर केस में क्या हम बोलेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? इंटरमीडिएट गुड है भैया, क्योंकि हमने अपने पास रखना नहीं है। राइट। सो जो बातें मैंने आपको बताई वो सेम यहां पर अप्लाई हो रही हैं। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो उसमें फाइनल गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर फाइनल गुड्स को हम डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फर्नीचर मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए परचेज किया तो क्या उसे किचन में ले जाके उसका कुछ बनाना है क्या मुझे? नहीं नहीं नहीं। अगर फर्नीचर मैंने घर के लिए परचेज किया तो कंजम्पशन करनी है भाई, उसको यूज करना है, उसको आगे किसी और चीज के लिए बेचना नहीं है। रेस्टोरेंट ने भी अगर फर्नीचर परचेज कर लिया तो फाइनली गुड्स वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं भैया, वो किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरेगी नहीं। करेक्ट। सो फाइनल गुड्स को किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। they are not required to be passed through a production process। लेकिन मैं इंटरमीडिएट गुड की बात करूं तो भैया वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस से ही जाएंगी। लकड़ी की फर्नीचर बनेगा, कपड़े से बिल्कुल तैयार रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे, वहां पर वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑटोमेटिकली आ गया। दूध से भैया मिठाई बनेगी तो वो दूध प्रोडक्शन प्रोसेस में आ गया। दैट इज वाई इंटरमीडिएट गुड्स जो भी होंगी उनको प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। अब एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम का एक पॉइंट तो है, लेकिन मैं आपको अभी इसके बारे में बताने का कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि अभी हमने नेशनल इनकम के बारे में जाना नहीं है। एक बार नेशनल इनकम के बारे में पता लग जाएगा तब हम इसके बारे में और अच्छी तरह जान पाएंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और अगर आप जानना ही चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप समझ लीजिए कि मैं आपको केवल कुछ एक दो लाइन बताने जा रहा हूं, अपने दिमाग में रखिए। बट अल्टीमेटली इस लाइन का मकसद तभी समझ में आएगा जब हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन तक पहुंच जाएंगे। फॉर जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम है। पूरे देश की इनकम जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ, उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी वो निकाली जाती है। हमारे पूरे देश में जितनी भी फाइनल गुड्स तैयार की गई, फाइनल सर्विसेज की जो वैल्यू तैयार की गई, अल्टीमेटली उसे कंज्यूम किया गया होगा कंज्यूमर ने, या फाइनली उसे जब कंज्यूम किया होगा हम उस वैल्यू को निकालते हैं और उसका एडिशन कर लेते हैं, वही हमारी नेशनल इनकम होती है। तो हम कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की कभी भी वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, हमेशा फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। करेक्ट। ये चीज आप याद रख लीजिए। बाकी इसकी क्लैरिटी हम और देंगे जब हम नेशनल इनकम के आपको मीनिंग समझाएंगे, उसकी कैलकुलेशन का, उसकी एस्टिमेशन का प्रोसेस समझाएंगे, तब इसके बारे में और अच्छी तरह से बातचीत होगी। फिलहाल के लिए केवल ये लाइन याद करिए कि जी फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है, जिस साल में उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है उसी साल में। लेकिन
इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइनल गुड्स की वैल्यू में आ जाती है। जैसे मान लीजिए वही बात, मिल्क को मैंने प्रोड्यूस किया और मिल्क से मैंने मिठाई बना दी, तो मिल्क ने तो भी मिठाई बनना है। अगर वो मिठाई के प्रोसेस में भी है, फाइनली बनना है, तो उसमें मिल्क वाला हिस्सा ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो हम केवल मिठाई की वैल्यू को काउंट करेंगे। लेकिन अगर वही मिल्क फाइनली पी लिया गया, डायरेक्टली पी लिया गया, तो वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सो इन सब की कैलकुलेशन में बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। बहुत सारे और भी इसके अंदर आपके सामने सवाल आएंगे, वो हम करेंगे दोस्तों नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के स्टडी के दौरान। सो फिलहाल के लिए केवल डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। अब जरा बताइए, इसी से जुड़ा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कि भैया बताओ जरा कि आप इंटरमीडिएट गुड्स को और फाइनल गुड्स को क्लासिफाई कैसे करोगे। तो भैया क्लासिफिकेशन तो मैंने सिखा दिया आपको, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि गुड्स के पर्पस पर डिपेंड करता है भैया, गुड्स का यूज क्या हो रहा है उस पर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा कि मैं उसे इंटरमीडिएट बोलूं या फाइनल गुड बोलूं। मैंने एक ही चीज के आपको मल्टीपल एग्जांपल बता दिए थे, याद है कि नहीं। मिल्क को इस्तेमाल करो, तो भैया कहां इस्तेमाल करा ये बता दो, हम बता देंगे कि फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर है। सो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली जो पर्पस उसका जो सॉल्व हुआ, वही उसका क्या बताता है, उसका क्लासिफिकेशन। जैसे कि शुगर जो है इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी स्वीट शॉप के लिए, लेकिन अगर उसी शुगर को तुमने घर पे इस्तेमाल कर दिया अपना चाय बना के पीने के लिए, तो वो फाइनल कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड बन जाएगी। यानी चीज वही है, उसके इस्तेमाल पर डिपेंड करेगा, उसका पर्पस क्या रिजॉल्व हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसे इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे या फाइनल गुड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब कार को आपने लिया अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, कार फाइनल गुड हो जाएगी इन फॉलोइंग केसेस में, जब आपने उसे अपने यूज के लिए ले लिया, या फिर एक ऑफिस में उसी कार को अपने एम्प्लॉइज को इधर उधर जाने के लिए ले लिया। तो आपने तो कंजम्पशन कर ली, लेकिन ऑफिस ने उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में ले लिया, जैसे मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था, राइट या नहीं। लेकिन अगर वही कार किसी टूर एंड ट्रैवल बिजनेस चलाने वाली कंपनी ने ले ली, तो भैया वो अब क्या करेगी, वो भी उससे अर्निंग करेगी। क्या वो भी इसे आगे बेच रही है? क्या बेचने के लिए लिया? नहीं, बेचने के लिए लेती तो मैं इंटरमीडिएट गुड बोल देता, बेचने के लिए लेती तो मैं इंटरमीडिएट गुड बोल देता, या उसे वो किसी और चीज में कन्वर्ट कर देती, फर्दर प्रोडक्शन में कोई इस्तेमाल होता, तब मैं उसे बोलता इंटरमीडिएट गुड। लेकिन यहां पर भी टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने भी जब लिया, तो भैया उसे इन्वेस्ट करने के लिए लिया, पैसा तो कमाने में वो हेल्प करेगी, करेक्ट। लेकिन इंटरमीडिएट तभी बोलोगे जब हम उसका इस्तेमाल किसी के लिए करेंगे, कि आगे बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए करेंगे। ठीक बात है कि नहीं सब। अब हमारे पास इंटरमीडिएट गुड की बात करते हैं। अगर इन्हीं केसेस में मैं कार की ही बात करूं, कार खरीदी और डीलर ने अपने सेल पर्पस के लिए ली, रीसेल पर्पस आ गया भैया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कि भैया ये तो क्या हो गया, ये एक इंटरमीडिएट गुड हो गई। फिर अगर सरकार ने उसे खरीद लिया मिलिट्री पर्पस के लिए, एक ऐसी कार ली जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, उससे कमाई तो नहीं हो रही, उसको बेचने के लिए नहीं लिया, लेकिन वो हमारी मिलिट्री सर्विसेज को देने के लिए, मिलिट्री सर्विसेज तो तभी दी जाएंगी जब आपके पास वो इक्विपमेंट होंगे, कार्स भी आती हैं, ट्रक्स भी आते हैं, तो वहां पर इसे आप इंटरमीडिएट गुड मान लोगे। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? आइए कुछ इसके क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ये कंजम्पशन के लिए है भैया, फाइनल गुड कहलाएगी। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप ने तो भैया इस राइस को आगे बेचना है, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। ठीक बात है कि नहीं। फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स ने अपनी प्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, यानी किसी और फर्दर प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये भी इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। रेफ्रिजरेटर परचेज बाय अ फर्म, फर्म ने अपने ऑफिस के लिए मान लीजिए इसे परचेज कर लिया, रखने के लिए परचेज कर लिया ताकि इसके अंदर सामान ठंडा रहे, भैया यूज कर रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया, फाइनल गुड कहलाएगा। और अगर शुगर एक स्वीट शॉप ने परचेज कर ली, तो भैया ये क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड। तो ये मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड,
फाइनल गुड है क्योंकि फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हुआ। राइस को परचेज किया आगे बेचने के लिए, इसलिए इंटरमीडिएट गुड कहा मैंने, ठीक है। उसी तरह से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो मैंने इसे इंटरमीडिएट गुड बोल दिया। उसी तरह से रेफ्रिजरेटर को हमने लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है फर्म ने, तो भैया इसे मैंने फाइनल प्रोडक्ट बोल दिया क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टमेंट है। शुगर अगर एक स्वीट शॉप ने इस्तेमाल की तो अल्टीमेटली फिर से फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके लिए भी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा शुगर। क्या ये बात समझ में आई? हमारा सारा का सारा काम जो इससे जुड़ा हुआ था वो हमने सीख लिया। फाइनल गुड्स के काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया कि फाइनल गुड्स थी, या तो कंजम्पशन के लिए आपने उसे इस्तेमाल किया या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो दो टाइप्स हमने फाइनल गुड्स के पढ़े, आइए अब उसी के बारे में डिस्कशन करें। ये बात आपको तय है, बात समझ में आ गई कि फाइनल यूज तय करना है। कंज्यूमर गुड्स की बात करूं, जरा कंज्यूमर गुड्स की बात करूं और फाइनल प्रोडक्ट की। ह्यूमन वांट्स को क्या ये डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? कंज्यूमर गुड्स ऐसी भी हो सकती है कि हमारी सीधा ये कंजम्पशन में आई और हमने भाई खा पी के मस्त हो गए, ऐसे ही तो होता है। यानी सिंगल यूज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक ही बारी सब्जी खाई काम खत्म, हमने मिल्क पिया काम खत्म, ब्रेड बटर खाया काम खत्म। ये क्या है? सीधा कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई रीसेल नहीं करनी, कोई आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी, तो इंटरमीडिएट तो है नहीं, फाइनल गुड है कंज्यूमर के लिए, ये कहलाएगी फॉर कंजम्पशन। फर्म की बातें हम यहां पर नहीं कर रहे। तो जब कंज्यूमर गुड्स वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए गए, इसका मतलब हम डायरेक्टली केवल और केवल हाउस होल्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड ने केवल कंजम्पशन के लिए लेना है। अब मैंने आपको जो ये एग्जांपल दिए, ब्रेड बटर मिल्क वेजिटेबल्स फ्रूट, ये सब क्या है? एक बार कंज्यूम किया काम खत्म, नॉन ड्यूरेबल चीज है, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर ले आइए, कंप्यूटर ले आइए, टीवी ले आइए, घर के लिए कार ले आइए, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब क्या है? ये आपके पास कई समय तक रहती हैं, ड्यूरेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है। लेकिन अगेन हाउस होल्ड ने फाइनल कंजम्पशन के लिए ही इसका इस्तेमाल करना है। सो कंज्यूमर गुड्स जो होंगी, हम उनको बेसिकली सबसे पहले क्या कहेंगे कि कुछ ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। पहला इसका डिवीजन क्या हो गया कि टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब बताया मैंने, मल्टीपल ईयर्स के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। फिर कुछ ऐसी होती है जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है, जैसे कि आपके क्लोथ्स, फर्नीचर, वो बहुत सालों तक नहीं चलते। कपड़े आपने लिए 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अब उनका वेयर आउट हो जाते हैं। कुछ ऐसा फर्नीचर भी होता है भैया आजकल जो कि थोड़ी सी लाइफ होती है, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल आप उसे मान सकते हैं। 1 साल या 1 साल से ज्यादा 2 साल तक इतना ही जीते। ऐसा नहीं कि आपने एक अलमीरा, लोहे की गोदरेज की अलमीरा ले ली, भाई साहब दादा खरीदे पोता बरते वाली बात हो गई, 15 साल 20 साल हो जाते हैं, वैसी की वैसी आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, करेक्ट। सो ड्यूरेबल से थोड़ी सी लाइफ कम हो जाए तो हम उसे सेमी ड्यूरेबल बोल देते हैं। लेकिन नॉन ड्यूरेबल या सिंगल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, एक एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही वो खत्म हो जाते हैं, ठीक बात है कि नहीं? जैसे ब्रेड को कंज्यूम किया खत्म हो गई, मिल्क को कंज्यूम किया खत्म हो गया, भैया सिंगल यूज। क्या ये बात समझ में आई? अभी बातें थी गुड्स की, अब पहुंचे हम सर्विसेज पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टीचर ने अगर पढ़ाया तो वो एक सर्विसेज है, दिख नहीं रही गुड्स की तरह, इनटेंजिबल है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, कोई चीज आपको जो है दवाई दी, तो वो डेफिनेटली एक सिंगल यूज आपकी कंज्यूमर गुड है। लेकिन जो उसकी सर्विसेज है, वो उसके जो पैसे ले रहा है, दवाई के पैसे की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है मान लो, तो वो तो केवल सर्विसेज है, दिख नहीं रही। लॉयर के पास जाते हैं भैया, लॉयर भी आपको कोई चीज तो दे नहीं रहा, अपनी सर्विसेज दे रहा है। सो इसी तरह से बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहां पर गुड्स नहीं मिलती भैया, वो इनटेंजिबल गुड्स हैं, दिखती नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सर्विसेज। वो भी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो ये जो हमने सारे के सारे 4 पार्ट्स पढ़े, ये 4 पार्ट्स आते हैं किसमें? ये मेरे दोस्तों आते हैं कंज्यूमर गुड्स में। इज दैट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? तो हमने जो कंज्यूमर गुड्स की बातें पढ़ी, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये हाउस होल्ड के लिए ही हमने बातें आपको बताई हैं।
कंज्यूमर गुड्स में हमने कहा कि कुछ ड्यूरेबल गुड्स हो सकती हैं, कुछ सेमी ड्यूरेबल हो सकती हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल यानी सिंगल यूज आइटम भी हो सकती है, सिंगल एक्ट में खत्म हो गई, ठीक है। और उसके अलावा आती हैं सर्विसेज। ये सब कंज्यूमर गुड्स के बारे में हमने यहां बातचीत की है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4। अब हम बात करेंगे एक और टाइप की फाइनल गुड की, क्योंकि क्वेश्चन तो फाइनल गुड का ही था। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यही दो बातें की थी, आपको याद होगा, ठीक बात है कि नहीं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो पक्की बात है अब यहां पर हमारे सामने फर्म की कहानी आ जाएगी। और फर्म ने अगर कोई गुड्स ली हैं भैया, तो उसका मकसद क्या है? लंबे समय तक इस्तेमाल करना, इन्वेस्टमेंट कर देना, उससे कुछ और नई चीज प्रोड्यूस करना। जैसे मैंने बताया था रेस्टोरों के लिए, रेस्टोरेंट ने फर्नीचर लेके, टेबल वगैरह, चेयर्स वगैरह लेके लगा दी और बहुत लोग आते हैं उस पर बैठ के खाना खाते हैं। इससे हमारी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प मिली। इज दैट सो और नॉट? और उसी तरीके से अगर मैंने कंप्यूटर्स ले लिए, ब्रोकरेज फर्म का एग्जांपल, ब्रोकरेज फर्म ने कंप्यूटर ले लिया और वो ब्रोकरेज की सर्विसेज दे रही हैं दोस्तों, तो वो कंप्यूटर भी कैपिटल गुड कहलाएगा। वो हमारी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प कर रहा है। इन्वेस्टमेंट ही है ये। अब जो भी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगी, हम उसे बोलेंगे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्योंकि बढ़ा रही है, प्रोडक्शन करने में क्योंकि हेल्प कर रही है, दैट इज वाई दैट इज नोन एज कैपिटल गुड। सो अगर मैं अकाउंट्स को इससे जोड़ दूं, अकाउंट्स में हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब बातें बात करते हैं कि नहीं? वो सब कैपिटल गुड्स ही तो है, बिकॉज वो हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने में, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। हमने अकाउंट्स में पढ़ा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इज दैट सो और नॉट? सो जो भी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एसेट पर होगा, वही चीज कैपिटल गुड भी तो कहलाएगी मेरे दोस्तों। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? सो गुड्स जो कि हमने यूज किए टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। यानी इन्वेस्टमेंट गुड्स कह सकते हैं आप उसे, कि इन्वेस्टमेंट हमने किया। ये करती क्या? ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देती हैं, क्योंकि इस नेचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दैट इज वाई दीज आर नोन एज कैपिटल गुड्स, करेक्ट। और जो गुड्स आएंगी वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, ये सब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने में हमें हेल्प करती है, करेक्ट। अब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या अंतर है? इसका भी आसानी से पता लग गया। भाई हमने कहा कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जाहिर सी बात है हाउस होल्ड ले रहा है, कैपिटल गुड्स फर्म ले रही है दोनों ये फर्म है, दोनों ये फाइनल गुड्स है। इन दोनों में समानता क्या है? ये दो टाइप्स किसके हैं? ये दो टाइप्स हैं दोस्तों फाइनल गुड्स के। से यस और नो अभी तो बताए। ये दोनों टाइप किसके हैं? फाइनल गुड्स के टाइप है मेरे दोस्तों। अगर ये फाइनल गुड्स के टाइप है तो इनमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे? ये भैया हाउस होल्ड की कहानी गा देना, यहां पर कह देना ये फर्म की कहानी है। यहां हाउस होल्ड ने सीधा कंजम्पशन करनी है, बट दीज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड अपनी सीधा डिमांड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लेता है, जबकि फर्म ने इसे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक बात है कि नहीं? इसको हमने कन्वर्ट नहीं करना, ये कन्वर्ट नहीं हो रही, चीजों को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प हो रही है, ये खुद कन्वर्ट नहीं हो रही। प्लीज कीप इट इन माइंड, ठीक है कि नहीं? फ्रूट्स, मिल्क, ग्रोसरी आइटम, फर्नीचर, हमने इसमें सारे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज, ये सब के एग्जाम्पल यहां पर डाल दिए। जबकि यहाँ प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, ये सब क्या प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भैया, इसके भी एग्जाम्पल हो गए। प्रोडक्शन कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? जाहिर सी बात है जो फर्म के अंदर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है यही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। वेरी वेरी सिंपल। और यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का कोई भी पॉइंट नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हर मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती, डिफेंड और रिफ्यूट। सही बात है, हर मशीन कैपिटल गुड थोड़ी होती है भैया। वॉशिंग मशीन अगर मैंने ले ली और उस वॉशिंग मशीन को मैंने लॉन्ड्री अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मेरी कैपिटल गुड है। लेकिन उसी मशीन को घर पे ले जाके घर के अंदर अपने घर के ही कपड़े साफ करने के लिए उसकी हेल्प ली, तो वो क्या है? क्या वो कैपिटल गुड कहलाएगी क्या? नो, वो कंज्यूमर गुड कहलाएगी।
सो हर मशीन जो आपने ले ली वो कैपिटल गुड नहीं होती। ये आंसर यहीं से क्लियर हो गया। हम इस चीज को डिफेंड करेंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं। कहीं मैंने रिफ्यूट वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर दिया था? हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वी डिफेंड दिस स्टेटमेंट कि हाँ भैया सही बात लिखी है कि सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती, सही बात है ये। तो बताया तो मैंने बिल्कुल करेक्ट है कि हर मशीन कैपिटल गुड नहीं है। वॉशिंग मशीन फिक्स्ड एसेट हो जाएगी लॉन्ड्री शॉप के लिए, इसीलिए वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए कैपिटल गुड है। लेकिन अगर हाउस होल्ड ने परचेज कर ली, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड बन जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? तो यहां पर नेचर ऑफ गुड एज कंज्यूमर और कैपिटल, कि वो कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी एंड यूज ऑफ इट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पोर्शन हमने यहां पर समाप्त किया है, ये तो बेसिकली वहीं से निकल के आ रहा है, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड से। मैंने अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को भी मैं यहीं से आगे लेकर के चल सकता हूं। ठीक बात है कि नहीं? इस इन्वेस्टमेंट को भी यहीं से आगे लेकर चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही काफी है आपके लिए। तो जो बातें हमने यहां पर अच्छी तरह से पढ़ी दोस्तों, ये इंटरमीडिएट और फाइनल गुड का ही सारा का सारा काम था। करेक्ट और नॉट? वहीं से हम लेके चल रहे थे इसे, उसी से जुड़े हुए हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। ये काम हम आज तो दोस्तों यहीं पर करेंगे समाप्त, ठीक है? बट इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमें आगे चलना है। ठीक बात है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे चलना है और वो यहीं से, उस कड़ी को यहीं से निकालेंगे। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। सो अभी जो हमने काम किया मेजर, सबसे पहले मैंने आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के सारे बहुत सारे एग्जांपल्स देकर समझाया, फिर इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ये सेशन जो अब समाप्त हो रहा है दोस्तों, आने वाले सेशन की कड़ी है। अगर ये आपको समझ अच्छी तरह से नहीं आया, समझ लो, तो अगला नहीं समझ पाओगे। सो इस क्वेश्चन को, इस पूरे के पूरे पोर्शन को रिपीट करो अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो। इज दैट वेरी क्लियर? अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसका कारण है कि आपने मेरे एग्जाम्पल्स को ढंग से नहीं सुना। अगर वो एग्जाम्पल और इंट्रो आपने ढंग से सुन लिया तो समझ लो ये सब की सब चीजें आपके लिए बेहद इजी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज इस सेशन को अच्छी तरह से करके रखिएगा। मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक